हम लोहार हैं, पत्थर का जिगर रख। ये जो टाइटल है अंतु झकास, ये कैसे मिला? तो कुमार विश्वास जी से मिलने का मौका मिला? अगर आप में दर्द भरा हुआ है तो कविताएं अपने आप निकले। लेखनी में कैसे मजबूती दिए फिर इस संघर्ष से जुड़े रहे तब? अच्छा। और उस समय वाह भाई वाह का शूटिंग शुरू हो गई थी। क्या ऐसी घटना घटी आपके जीवन में कि कवि बने आप? वहाँ पे 30 रुपए महीने से काम करते थे, प्रताड़ित हुए हैं व्यवस्थाओं से। तो आप हास्य व्यंग के कवि हैं, दर्द में जी रहे थे, बहुत सारे काम करने पड़े आदमी को, किराना दुकान में नौकरी करनी पड़ी, तो मेरी कलम उस तरफ ज्यादा चलती थी। जैसे आप मुंबई गए तो आपको ऐसा लगा कि कविताओं ने आज मेरा सपना कुछ हद तक? बिल्कुल बिल्कुल, कविताएं लिखी नहीं जाती, हो जाती है। हो जाती है। आते थे तो ये कहते थे झकास करके दो। झकास करके दो, बिल्कुल। आपको सुनने आए हैं, वो हजारों की भीड़ आपको सुनने आई है। नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े वी ऑफिशियल के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट एक संघर्षों की कहानी है, एक पहचान की कहानी है। बड़े मंच भी मिले, बड़ी पहचान भी मिली, लेकिन वो एक ऐसा कवि है जिसने अपने शब्दों की लेखनी से लोगों के दिलों को भी जीता और लोगों की भावनाओं को भी जीता, लेकिन आज भी सफलता की राह में वो कहीं ना कहीं अधूरी दिखाई देती है। गरीबी और संघर्ष का ये माहौल एक प्रतिभावान व्यक्ति को क्या झुका सकता है? आज इस पॉडकास्ट में देखेंगे वो सभी पहलुओं पे बात करते हुए कि उस कवि ने कैसे गरीबी और संघर्ष में आज भी अपनी लेखनी को जिंदा रखा है, बड़े मंचों पर अपने व्यक्तित्व को जिंदा रखा है। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं उस कवि से जो जाने जाते हैं बालाघाट जिले की वारासिवनी तहसील से कवि अंतु झकास के नाम से हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको मिलाते हैं अंतु झकास से। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार नमस्कार। तो कैसा लग रहा है आपको आज वी ऑफिशियल पर आकर, वी ऑफिशियल पॉडकास्ट पर आकर? मैं हृदय से कहूँ तो आज पहली बार मेरा इंटरव्यू वी ऑफिशियल ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी ऐसा लगता है आदमी को कि यार अपन तो बहुत छोटे ज़मीन से उठे हुए आदमी, और फिर इतना बड़ा इंटरव्यू आपने मुझे कुछ प्रश्न दिए थे तो मैंने वो उसको देखा, बहुत अच्छा लगा। और इंटरव्यू देना ये अपने आप में एक अनोखा आज मैं महसूस कर रहा हूँ, और आपको और आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे भी ऑफिशियल में आज ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मुझे कुछ बात करने का, कुछ विचार प्रदान करने का मौका दे रहे हैं। धन्यवाद। तो सबसे पहले आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि ये जो टाइटल है अंतु झकास, ये कैसे मिला आपको? टाइटल की कहानी थोड़ी सी अजीब है। मेरी पहले साइकिल दुकान थी दीनदयाल चौक पर। अच्छा। और वहाँ पे मुझे जो भी पुरानी गाड़ियाँ आती थी, साइकिलें आती थी, आज से कम 20 साल पहले की बात है, कुछ साइकिलें आती थी पुरानी। वो बोले यार, जब भी कोई आता था व्यक्ति, जब भी कोई ग्राहक आता था तो बोले आप इसको झकास करके दो। अच्छा, यानी आपका जो साइकिल स्टोर था जी, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक कवि होने के साथ साथ ये अपने संघर्ष की कहानी यहाँ पर बयां कर रहे हैं। तो बने रहिएगा इस पॉडकास्ट पर, आपको बहुत कुछ ऐसी चीजें भी सीखने मिलेगी और वो संघर्ष वाला जीवन देखने मिलेगा कि एक कलाकार को आज क्या क्या फेस करना पड़ता है, तब भी बहुत बड़ी उपलब्धियां उनसे दूर रहती है। तो जब आपका साइकिल स्टोर था और लोग साइकिल लेके आते थे तो ये कहते थे झकास करके दो, झकास करके दो। बिल्कुल। अच्छा। तो मैं उसको, वो साइकिल को पूरा जैसे ओवर ऑयलिंग करते हैं, उसको पूरा पुर्जे खोल करके उसके बाद में हाथ से रबिंग करता था, घिसाई। अच्छा। पुराना जो जंग है, पुराना जो पॉलिश है, अच्छा, उसको हटा करके उसको बहुत रबिंग एकदम ऐसा कि चिकना हो जाए पूरा साइकिल का पार्ट। अच्छा। और उसके बाद कंप्रेसर नहीं था मेरे पास में। अच्छा। प्रेशर मशीन कोई नहीं थी पेंट वाली। अच्छा। मैं अपने ब्रश से इतनी शाइनिंग देता था उसमें, इतनी शाइनिंग देता था,
और लाइनिंग वगैरह उसमें डाईग्राम वगैरह मोनोग्राम वगैरह सब, मोनोग्राम तो खैर मार्केट में मिल जाते थे, तो वो चिपका करके लाइन करके और बिल्कुल एकदम झकास करके वो साइकिल पहचान में नहीं आती थी, ग्राहक को बोले यार बहुत बढ़िया आपने काम करके झकास करके दे दी है एकदम। अच्छा। तो फिर मुझे ऐसा लगा, मैंने तो सिर्फ साइकिल स्टोर्स का बोर्ड लगाया था उसमें, अंतु साइकिल स्टोर। अंतु साइकिल, हाँ, बिल्कुल। बाद में सब लोग झकास झकास करने लगे कि बोले यार बहुत अच्छा झकास करके दे रहे। मैंने उस अपना बोर्ड का नाम बदल करके झकास साइकिल स्टोर्स किया। अच्छा। और वो बहुत बढ़िया चला और कई वर्षों तक के वो साइकिल स्टोर्स चलते रही मेरी। और फिर कुछ परेशानी से, घरेलू परेशानी से फिर मैंने साइकिल दुकान बंद किया और रेडिएटर रिपेयरिंग का काम शुरू किया। हाँ। तो वहाँ से आपको जो है अंतु झकास, हाँ, वहाँ से मेरा टाइटल। और मैंने फिर कुछ बातें, अपने को ऐसा लगता था कि कुछ लिखा जाए, तो मैं अपने नाम पे फिर अपना तखल्लुस जोड़ लिया उसको। अच्छा। झकास किया उसको। अच्छा। अंतु झकास। अच्छा। और पहले तो चाहा कि अंतु लोहार करके लिखना चाहिए, मगर मेरे को झकास बहुत बढ़िया लगा। फिर कुछ सोचा मैंने कि यार ये झकास झकास सब लोग मुझे बोलेंगे वो झकास जी कहाँ जा रहे हो, हैं? तो कहीं से अगर बाजू से कोई महिलाएं निकल रही, कुछ निकल रही, तो ऐसा लगे कि कहीं उनको कुछ गलत महसूस ना हो। हाँ। मगर मैंने कहा नहीं, अंतु जो झकास शब्द है इसको सार्थक बनाया जाए। अब सार्थक बनाया जाए। तो आज मुझे महिला कवित्रियाँ भी जो मेरे साथ में मंच पे आती हैं तो बोलती हैं कि आइए झकास जी बैठिए। अच्छा। तो अच्छा लगता है, वो शब्द सार्थक हुआ मेरे लिए। तो ये जो आपको कवि बनने की प्रेरणा कैसे मिली? क्या ऐसी घटना घटी आपके जीवन में कि कवि बने आप और कविताएं लिखना शुरू किया आपने? कविता जो है वो जन्म आधारित। अच्छा। और फिर समाज में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आदमी समाज से प्रताड़ित हो रहा है यानी मतलब समाज उसे क्या दे रहा है। तब जब अब हमने अपने पास में व्यवस्थाएं बहुत कमज़ोर थी, व्यवस्था नाम को ही थी बिल्कुल। अच्छा। तो मैं जब होश संभाला तभी से सोचता था मैं कि यार ये अपने साथ क्यों ऐसा हो रहा है। एक बहुत अच्छे आदमी को जाते हुए देख रहा हूँ, अच्छा कपड़ा, अच्छा जूते वगैरह, मोजे वगैरह पहन के, उसके पास में है तो मेरे पास क्यों नहीं है। अच्छा। ये विचार मेरे मन में आते थे, हैं? तो वो विचार में कि भाई अपने पास भी हो सकते हैं ये, अगर अपन मेहनत करेंगे तो, हैं? तो विचार तो मेरे बचपन से ही ऐसे थे, कवितात्मक विचार। अच्छा। हाँ, तो वही जो अपन प्रताड़ित हुए हैं व्यवस्थाओं से, तो व्यवस्थाओं ने मुझे ये कवि बनने का प्रेरणा दी है। तो आप हास्य व्यंग्य के कवि हैं? मैं पहले, अभी तो हास्य लिख रहा हूँ क्योंकि अब समय की मांग है, हैं? और नहीं तो मैं पहले कविताएं गंभीर लिखता था, करुण रस की कविताएं लिखता था। और क्योंकि दर्द तो पहले से ही था अपने को, हैं? दर्द में जी रहे थे, दर्द भरी व्यवस्था में, तो दर्द तो पहले से ही था, तो मैं करुण रस में कविताएं लिखता था उस समय। अच्छा। हैं? तो कविता की एक वानगी भी है मेरे पास में कि उपमाएं ज़्यादा रहती थी मेरी कविताओं में। तो मैंने कभी लिखा था कि देखता हूँ जब सुबह की लालिमा, देखता हूँ जब सुबह की लालिमा, उपमा अलंकार है? देखता हूँ जब सुबह की लालिमा, सुनता हूँ चिड़ियों का शोर, मुर्गे की बांग और मुरली की तान, व्याकुल सा पनघट और उत्सुक सी नारी, कोमल से हाथों में गगरी किनारी, नदियों का कलकल और पेड़ों की मंद मृगनयनी यमुना की तिरछी कमान। अच्छा। दिल थाम के रह जाता हूँ और जब दिल में दर्द उठता है एक नई कविता लिखता हूँ। अरे वाह, क्या बात। तो ये मगर क्या कि प्रताड़ित, ये तो उपमा अलंकार हो गया है, मगर मैंने मेरी व्यवस्थाएं पहले से मुझे प्रताड़ित की हुई थी, तो मेरी कलम उस तरफ ज्यादा चलती थी। तो चाचा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा? और वाराणसी से ही है आप, यहीं की आपकी पैदाइश है, तो प्रारंभिक जीवन कैसा रहा शुरू से आपका? प्रारंभिक जीवन तो बहुत संघर्ष भरा रहा है, बहुत परेशानी झेलना पड़ा है और बहुत सारे काम करने पड़े आदमी को। किराना दुकान में नौकरी करनी पड़ी,
उस समय हमें 2 महीने की छुट्टी मिलती थी स्कूल से। अच्छा, हाँ। पहली से 5वीं के बीच में 2 महीने की छुट्टी मिलती थी। तो हम हमारे घर के सामने ही एक किराना दुकान थी, वहाँ पे 30 रुपये महीने से काम करते थे। 30 अच्छा। रुपया महीना। उस समय 30 रुपया भी बहुत मायने रखता था। ये कौन से सन की बात है? ये हो गया समझो मेरी 84 में पढ़ाई छोड़ा मैंने। हाँ। तो ये 84 से समझो 7 साल पीछे अपन अगर चला जाए तो 7 साल पीछे बोले तो 77। 77, 76, 77 की बात है ये। 76, हाँ 76, 77 की बात है। उसके बाद मैंने पतंग बनाने का काम किया घर में, यानी कि पिताजी माताजी, मेरी माताजी बर्तन मांझी दूसरों के घर में बैठ करके। अच्छा। हैं बारिश के समय परहा लगाने जाती थी, सिकंदरा आती थी। मेरे पिताजी यहाँ अर्जनवीस हैं, रघुवर प्रसाद मिश्र जी थे अर्जनवीस, उनके पास में नौकरी करते थे। और जो भी वो उठा करके दे देते थे, कोई ऐसी पक्की नौकरी तो नहीं थी, जो भी उठा करके दे देते थे वो घर लाते थे। बड़ा परिश्रम वो ऐसा था उस समय, कड़ा परिश्रम की जो भी मिल जाता था उस समय अपने को, वो अपनी दिनचर्या में अपने खाने पीने में शामिल रहता था। जैसा भी मिल जाए, ऐसा कुछ मतलब उच्च कोटि का कोई व्यंजन और पकवान वाली कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय। तो अभी आपकी रेडिएटर की शॉप, अभी रेडिएटर तो का ये रेडिएटर की शॉप और एक कवि का जीवन, हाँ, कैसे तारतम्य में चल रहा है? ये ऐसा है कि कविता तो देखो, अब हम इतने सालों से 90-91 से हम कविता पाठ कर रहे हैं, तो कविताएं तो चलते भी रहो, तो अगर कोई व्यवस्था, कोई चीज़ दिख गई या कुछ ऐसा माहौल दिख गया, तो वहाँ से कविता का कुछ शब्द पकड़ लो, शीर्षक पकड़ लो, फिर उसको आप रेडिएटर का काम भी कर रहे हैं, मस्तिष्क आपका रेडिएटर की तरफ भी है और वो कविताओं की तरफ भी है। अच्छा, यानी एक पंथ दो काज, वो कविताओं की तरफ भी है कि अब इसको हमको एक कविता बनाना है, मुकम्मल कविता बनाना है। तो वो भी चल रहे हैं, शब्द वो वहाँ पे गूंज रहे हैं, हाथ तो इधर काम कर रहा है मगर शब्द जो है मस्तिष्क में वो विचरते रहते हैं कि यानी एक कलाकार का जो दिल होता है वो अपनी कला की तरफ हर समय लगा रहता है। मैंने एक बार कोई इंटरव्यू सुना था वीडियो पे, अपना टीवी पे। अच्छा। किशोर दा का। तो किशोर दा के बारे में बताया जा रहा था उसमें कि किशोर दा को स्क्रिप्ट दे दी जाती थी कि आपको ये पढ़ना है, तो किशोर दा नहीं पढ़ते थे उसको, हैं, और एकांत में जाकर के फिर स्क्रिप्ट पढ़ते थे और उसके ऊपर वो मतलब वो अपना गीत तैयार करते थे। इधर दूसरा काम कर रहे हैं वो, मगर गीत उनका तैयार हो रहा है, मस्तिष्क में गीत तैयार हो रहा है। अच्छा। है ना। तो ये ऐसा अपने साथ में भी है कि अपन काम तो कर रहे हैं क्योंकि ये पेट के लिए तो करना ही करना है, और इधर अपने को शौक के लिए बोलो या फिर जो अपने को मिला है गॉड गिफ्ट वो बोलो, तो वो इधर शब्द चलते रहते थे मस्तिष्क में और वो कविताएं तैयार होते रहती थी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे आप कवि हैं, तो कविता करते वक्त कभी घर वालों ने, समाज ने ये कहा कि इससे क्या होगा, क्या इससे जीवन चलेगा? ऐसा कभी आपकी लाइफ में ऐसा जिंदगी में पहलू आया? हाँ, समाज वालों ने तो नहीं, समाज वालों को तो कुछ भी मालूम नहीं था कि ये कविता करता है करके। पर मेरे शादी होने के बाद में काम अपना मतलब काम के लिए अपन जैसे निकले, नौकरी करने के लिए निकले, साइकिल स्टोर्स में काम करना है अपने को, तो बाद में बड़बड़ाते रहता था आदमी, हैं, तो कविताओं के इसमें कि भाई ये ऐसे से ऐसा यहाँ शब्द ये लगेंगे, तो पत्नी बोलती जरूर थी कि आप अपना काम देखो, ये कविताओं में क्या रखा हुआ है, घर चलाना जरूरी है कि कविताओं में क्या रखा है, कविता ऐसा शौक मत पालो आप, ये पागलपंथी बड़बड़ाते रहते हो, कुछ करते रहते हो। तो वो जरूर बोलती थी कि इससे अपना घर चलने वाला नहीं है, आप काम पे ध्यान दो। ये होता था उस समय। तो पर वो क्या है, आदमी यानी उसके रौ में बह गया था, हैं, शब्दों के रौ में शब्द बनाना जोड़ना ये बिल्कुल अब बनने लगा था, तो फिर वो उसको वही ध्यान रहता था, कोई दूसरा ध्यान नहीं, काम तो काम है, काम तो करना पड़ेगा आपको।
जैसे आपके जीवन में, जैसे आपसे ये पॉडकास्ट चल रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक संघर्ष भरा जीवन आपका रहा है। तो जी बिल्कुल। लेखनी में कैसे मजबूती दिए फिर इस संघर्ष से जुड़े रहे तब भी? लेखनी में ये हुआ कि एक बार रामपाली में कवि सम्मेलन था। रामपाली में कवि सम्मेलन था, चौबे जी बालाघाट से आए थे। अच्छा। उन्हें एक कविता पढ़ी थी। अनूप चौबे हैं या कोई ऐसे चौबे जी थे, मेरे से बड़े थे, प्रणाम करता हूँ। तो उन्हें एक कविता पढ़ी थी जो मेरे मतलब हृदय पटल पर एकदम छाप छोड़ दी उसने। उन्हें बिल्कुल रॉ में कविता पढ़े थे एकदम। अच्छा। माटी के ऊपर। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनकी कविता से सीख लेकर के उसी रॉ में फिर एक कविता लिखी मैंने। उसमें भ्रूण हत्या करके, उस समय भ्रूण हत्या बहुत चल रहा था, बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता था। तो वो कविता ने ही मुझे कवि बनाया और अच्छा। आज इतने बड़े बड़े मंचों पे मैं हूँ उस कविता के कारण हूँ। मैं और मेरे मतलब मार्गदर्शक चौबे जी की कविता रही कि उनकी कविता सुन करके मुझे वो प्रेरणा मिली कि मुझे बहुत इससे भी अच्छी कविता लिखना है, लिखना है, मगर उसके लिए दर्द होना आपके पास में। अच्छा। कविताएं, अगर आप में दर्द भरा हुआ है तो कविताएं अपने आप निकलेगी। तकलीफ होगी तो उई माँ जरूर बोलेगा आदमी, है। उई माँ भी एक शब्द होता है कि नहीं? तो तकलीफ में अगर आप और आपको शब्द मिल रहे हैं तो वो कविता बनते जाएगी, आपके विचारों में आते रहेगी कविताएं। वो फिर वो एक शिखर मिलता है कविता को। यानी मैं समझूं कि एक गायक को, एक कवि को, एक कलाकार को जब दर्द की अनुभूति अंदर से होती है तो कुछ ना कुछ ऐसा निकलता है जो दुनिया को समझ आता है। चलो, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अभी तक आपको कौन कौन से बड़े मंच मिले जहाँ पर आप अभी तक गए हैं और आपको एक मुख्य पहचान मिली? बड़े मंच तो हमने समझो 2010-11 के बाद में बहुत सारे मंच हमको बाहर जाकर के मिलने लगे थे, कवि सम्मेलन के। पर बड़ा मंच मुझे 2007 में, वैसे तो सभी बड़े मंच रहे मेरे लिए, छोटा क्या बड़ा क्या, जो भी मंच है हमें तो अपनी कविताएं समाज में रखना है। तो अगर कुछ मतलब छोटा मंच भी है तो छोटे लोग तो नहीं होते, छोटे लोग नहीं होते। वो जो कविता सुन रहा है वो छोटा आदमी कभी भी है, वो समझदार होता है कि नहीं? तो मुझे तो जो मंच में जो ख्याति जैसे मिली मुझे, तो 2007 में मैं कटनी का एक कार्यक्रम करके सागर गया। तो कटनी में प्रकाश प्रलय जी थे। अच्छा। उन्होंने मुझे सुना, उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो जस्ट दूसरे दिन उनका सागर प्रोग्राम था। तो सागर में मुझे लेकर के गए, किसी महोदय ने, कलेक्टर महोदय थे वो, उन्होंने रखवाया था और मैं चले गया उनके साथ में। मगर वो मंच मुझे, मेरे लिए एक ऐसा अद्भुत मंच रहा जिसमें डॉक्टर गोपाल दास जी नीरज खुद विराजित हैं और हम उनके बगल में जाकर के बैठे हैं। अच्छा। और कविता पढ़ रहे हैं। तो वो सबसे बड़ा मंच मुझे मिला। और उसके बाद में फिर एहसान कुरैशी जी के साथ में 2007 की बात थी, जो सागर में जो कार्यक्रम था उसमें मुझे नीरज जी के साथ में काव्य पाठ करने का मौका मिला। अच्छा। और उसके बाद में एहसान साहब के साथ, एहसान कुरैशी उस समय वाह क्या बात में बढ़िया सुपरस्टार बन गए थे। तो उनके साथ मैंने 2-3 मंच साझा किया। लातूर का किया, जबलपुर का किया, एहसान कुरैशी जी के साथ औरंगाबाद का किया। एहसान कुरैशी जी अपने बैयर के हैं ना? बरघाट के। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जो ये एहसान कुरैशी है ये भी एक कवि है और कई हास्य कहानियों में, हास्य नाटकों में आपने इन्हें टीवी में भी देखा होगा। ये मैं फोटो डाल दे रहा हूँ उनकी। तो उनके साथ हमारे अंतु झकास चाचा ने प्रोग्राम कर चुके हैं। उसके बाद में फिर मैं 2013 में, यानी बड़े मंचों की बता रहा हूँ, जो मतलब जितने वरिष्ठ कवि थे उसमें। तो 2013 में मुझे मेरे एक बड़े सर हैं जो पहले टीआई थे मुल्तई में, चौधरी मदन मोहन समर साहब,
हाँ, चौधरी मदन मोहन समर्थ। हाँ, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अच्छा। बहुत सपोर्ट किया मुझे। मेरी प्रतिभा शायद उन्हें अच्छी लगी होगी, मेरी कविताएं थोड़ी अच्छी लगी होगी, तो उन्होंने मुझे छिंदवाड़ा बेल्ट में उस तरफ बोरदई हो गया, भैंसदई हो गया, आंवला हो गया, बैतूल हो गया, मुल्ताई हो गया, ये पूरा उस तरफ पूरा घुमा दिए मेरे को उनने, पूरे कविताओं का मेरा उस तरफ। और उसके बाद में एक दिन बोले अंतु तेरे को भोपाल का कार्यक्रम पढ़ना है। मैं बोला सर पढ़ूंगा। मैं गया उनके साथ में, तो उसका संचालन कुमार विश्वास ने किए। अच्छा। उसका यूट्यूब पे अभी रखा हुआ है 2013 का। हम्म। तो अपार जनसंख्या, कम से कम 1 लाख करीब पब्लिक। और उस बीच में मैंने समर साहब के सानिध्य में वो काव्य पाठ किया। मुझे आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किए। अंतु झकास जी, कभी ऐसा वक्त आया कि जब आपको लगा हो कि नहीं यार अब हो गया, बंद करते हैं लेखनी को, हाँ, अब स्टॉप करते हैं इसको, हाँ। कभी ऐसा वक्त? नहीं, ऐसा वक्त तो नहीं आया, क्योंकि कवि अगर पहले कविताएं लिख चुका है, हाँ। तो वो किसी व्यवस्थाओं से मतलब व्यवस्थाओं से या आगे वाले कवियों से, बड़े कवियों से अगर अपने को कुछ महसूस हो रहा है कि यार ये हमें वो कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तब ऐसे ख्याल आते कि नहीं यार ये पक्ष छोड़ देना चाहिए, कविताओं का पक्ष नहीं। मगर कविताएं छूटती नहीं है कभी। हाँ, कविताएं आप तो जब जिस दिन आपका राम नाम सत्य होगा वो उसी दिन छूटेगी। नहीं तो बीच में कोई भी ऐसी विचार नहीं आया कि कविताएं लिखना बंद कर देना चाहिए और यहाँ से अलग हट जाना चाहिए। नहीं, कविताएं तो आप मरणोपरांत ही खत्म होगी अपने से कविताएं। तो जैसे कुमार विश्वास जी के साथ आपने साझा की है मंच, तो कुमार विश्वास जी से मिलने का मौका मिला? हाँ, कुमार जी ने पीठ थपथपाया मंच से उतरने के बाद कि अंतु भाई तुमने बहुत बढ़िया पढ़े हैं। 2013 की बात? 2013 की बात है, रंगमहल चौराहा भोपाल में। अच्छा। हाँ, वो रामेश्वर शर्मा जी का कर्मश्री प्रोग्राम था। वो कर्मश्री का प्रोग्राम था, रामेश्वर शर्मा वहाँ के विधायक थे। हाँ, तो उनका कार्यक्रम था वो। और अच्छा। उसमें अपने पढ़े। और अभी अभी 2 साल पहले सितंबर की ही बात है, 2023 की। हाँ, 23 की बात है। तो मैं ऐसे ही गोंदिया गया था बहन के यहाँ मिलने। मैंने एक लिंक भेजा था शैलेश लोढ़ा जी को। तो उनके जो मित्र हैं उन्होंने वो लिंक शैलेश जी को भेजे। अच्छा। और उस समय वाह भाई वाह का शूटिंग शुरू हो गई थी। वो उनको वीडियो वाह भाई वाह सब टीवी पे जो आता है? सब टीवी पे नहीं, सब टीवी पे वाह वाह क्या बात है आता था। अच्छा। हाँ, ये शेमारू टीवी पे आया। अच्छा, शेमारू टीवी पे ये आया। तो शेमारू चैनल ने उसको रिले किया था। तो शैलेश जी ने मेरा वीडियो देखे, उन्हें पसंद आया। उन्होंने मुझे बुला लिए कि आप मुंबई आ जाओ। और मुंबई गया मैं, और बढ़िया रुकने की व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छी की मुंबई में। अच्छा। होटल मनाली में, मलाड में होटल मनाली में रुके हम। और पूरी व्यवस्था, गाड़ी आना लेके जाना, एपिसोड ख़त्म होने के बाद फिर छोड़ना आपको, आने जाने का पूरा मतलब ऐसा कि ऐसा लगा नहीं मुझे यार। फिर ये तो सब चलते रहेगा, मगर जब शैलेश जी से आमना सामना हुआ, शैलेश लोढ़ा जी से, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो मेरे से अपरिचित हैं, मैं उनसे मैं तो अपरिचित था ही, क्योंकि इतना बड़ा शख्स और ये है। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो मुझसे अपरिचित हैं। अच्छा। और जैसे कि यार अंतु भाई कैसे यार, तुम तो बिल्कुल दांत मांत तोड़वा लिए हो और ऐसा हो गया हो। मैंने बोला दादा अब ये वहीं पे मैंने उन्हीं की एपिसोड में पढ़ दिया कि ना जुदा काम आएंगे ना जुड़े काम आएंगे, और दांत जब टूट जाएंगे मसूड़े काम आएंगे। अरे क्या बात है। तो उनको बहुत पसंद आया, वो पूरा एपिसोड पसंद आया उनको। और उसके बाद में फिर मैं एपिसोड करके जब निकल रहा था, तो फिर मुझे रोक कर बोले अंतु भाई एक एपिसोड और करना है तुम्हारे साथ, वही शेमारू टीवी पे। अच्छा। तो फिर उन्होंने दूसरे दिन दूसरा एपिसोड करवाया मेरे से। अच्छा। और दोनों एपिसोड बहुत बढ़िया। अगर कभी लगे ऐसा तो यूट्यूब पे 109 114 पे है वो एपिसोड।
कभी आप देखिएगा। और बहुत ऐसा लगा नहीं मुझे कि वो मेरे से अपरिचित हैं। बोले अंतु भाई कैसे हो, क्या है यार तुम हैं, अच्छा बताओ क्या क्या पढ़ रहे हो आज हैं। तो मैं तो बिल्कुल हतप्रभ रह गया कि यार ये इतना बड़ा आदमी और ये कैसे मुझे जानता है, ये करता है हैं। तो मैं तो प्रणाम करता हूँ उनको कि आज उन्होंने मुझे टीवी पर जगह दिया और पहचान बनाई। जैसे आप मुंबई गए तो आपको ऐसा लगा कि कविताओं ने आज मेरा सपना कुछ हद तक बिल्कुल बिल्कुल सफल किया। वो सफल किया। और वो मतलब टीवी पे आ जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और ये बात शैलेश लोढ़ा ने बोली भी कि छोटे से गांव से वारासिवनी से आया हुआ एक कवि आपके सामने, वारासिवनी का नाम 2-3 बार लिए उनने हैं। तो बोले एक कवि जो मतलब गरीबी से उठ करके जिस तरीके से आज अपन इंटरव्यू पे बैठे हैं वैसे उनने वहाँ पे समझाया और वो बहुत हाईलाइट किया मुझे उसमें। हाँ, बहुत अच्छा लगा उनसे मिल करके। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आपके लिए कविता सिर्फ शब्द है या एक तरह की आत्मा की पुकार है? कविता तो सिर्फ शब्दावली है या फिर अंदर से जो आता है? शब्दावली तो अगर बोला जाए तो शब्दावली वो होता है जो ऐसी कमरों में बैठ करके जो कविताएं लिखते हैं, हैं? और उनको तो सिर्फ कविता लिखना है, हैं? भाव प्रधान बनाने में उनको बहुत मेहनत लगेगी। मगर हमने जो भोगा है, हैं? हमने जो भोगा है पहले, जो संघर्ष किया है वो हमारी कविताओं में परिलक्षित होता है। तो ये जो है ये आत्मा की पुकार है, ये आत्मा की पुकार है। ये कविताएं लिखी नहीं जाती, हो जाती है कविताएं हो जाती है। तो जैसे आपकी आत्मा से निकली हुई एक कविता सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक भी? आप मैं सुनाता हूँ एक कविता जो मेरी प्रतिनिधि रचना थी, भ्रूण हत्या। हाँ, आजकल तो अभी ऐसा हो गया है कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो गई है। और महिलाओं की संख्या में ज़्यादातर परेशानी ये बात की आ रही है कि आजकल महिलाएं कुछ महिलाएं, ऐसा नहीं सभी महिलाएं नहीं, कुछ महिलाएं गलत इस्तेमाल कर रही है अपने मतलब मातृत्व का बोलो या महिलापन का बोलो। अभी आप देख रहे हैं कि वो एक लेडी ने अपने पति को मार दिया। कई सारी वो ड्रम में, नीले ड्रम में भर दिया है। और एक वो नीले ड्रम में भरा तो मैं वो उस पर लिखा कविता, मैंने उसके पहले एक कविता लिखा है कि तुझको बेटी नहीं कहूँगा, यानी अब बेटियों के हक में लिखना है। तुझको बेटी नहीं कहूँगा, तू बेटों से भारी बन जा और अपने नयन झुका के मत चल, अपने नयन झुका कर मत चल, आँखों की चिंगारी बन जा, हैं? और आज वो महिला ऐसे आँखों की चिंगारी बनी कि आदमी की लाश भी ड्रम काट के निकालनी पड़ी। और बोले वो अबला है सबला करो, अबला है सबला करो, नारी अबला है सबला करो, हैं? अब सबला हुई तो उसकी जवानी जाग गई, हैं? और 50 साल की सासू माँ 25 साल के होने वाले दामाद के साथ भाग गई। अरे वाह, क्या बात है। ये अभी अब इसको कविता बोला जा रहा है। हाँ, ये हास्य कविता नहीं, हास्य व्यंग में अपन ले सकते हैं। मगर अभी मंचों पे यही चल रहा है, जो जितना ज्यादा मसाला आप दे सकते हैं। अभी जैसे ये मेघालय में भी हुआ है कभी, जो पहाड़ पे ले जा करके वो सोनम ने सोनम तो अभी थोड़ा सा डर लगने लगा है अब, हैं? तो मैंने उस समय लिखा था भ्रूण हत्या, यानी बेटियों की हत्या बंद करो। अच्छा। पर अब वो कविता पढ़ने को डर लगता है मेरे को, हैं? मगर फिर भी हम सुनना चाहेंगे। फिर भी मैं आपको सुनाता हूँ। उसमें कुछ पंक्तियां हैं कि पहले हमारे यहाँ जो सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नारा दिया था आज से 10 साल पहले की बात। 10 साल पहले बोले तो शिवराज जी, उन्होंने नारा दिया था कि बेटी है तो कल है, बेटी है तो कल है। हाँ, अच्छा, बेटी है तो कल है। उसके बाद हमारे मोदी जी ने अभी नारा दिया अभी 4-6 साल पहले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। हरियाणा से वो आगाज हुआ था उसका। जी। तो उस समय मैंने वो बेटी वाली भ्रूण हत्या वाली रचना लिखा था कि दीवार पर बेटी है तो कल है लिखे वाले नारे से एक लड़का छेड़खानी कर रहा था। नादान था, अपनी नादानी कर रहा था।
उसने अपनी नादान बुद्धिमत्ता का ऐसा परिचय दिया कि बेटी है तो कल है। मैं कल के बाद, कल जो शब्द है, कल के बाद ल के बाद ह अक्षर लगाकर उस नारे को बेटी है तो कलह है कर दिया। तभी एक 10 साल की बेटी वहाँ से गुजर रही थी, उसने उस भाई को नारे से छेड़खानी करते हुए देखा, उसके पास गई और बोली, भाई अगर मैं भी इस नारे से, मैं भी इस स्लोगन से छेड़खानी करती तो क्या तू सह जाता? अरे मैं बेटी से बड़ी की वैलेंटी हटा देती तो ये नारा बेटा है तो कलह है हो जाता है? तो सुन मेरे भाई, सुन मेरे भाई, अगर मेरी बेटी से उपमा ना होती, अगर मुझे बेटी नहीं कहा जाता, अगर मेरी बेटी से उपमा ना होती तो तू भी ना होता और मैं भी ना होती है? अगर मेरी बेटी से उपमा ना होती तो तू भी ना होता और मैं भी ना होती, ये सूरज, ये चंदा, ये तारे ना होते, ये नदियां समंदर किनारे ना होते, मैं ना होती, न शब्दों का ये हार बनता, न छंद, न यमक, न ये श्रृंगार बनता। वाह वाह। मैं ना होती, न शब्दों का ये हार बनता, न छंद, न अलंकार, न ये श्रृंगार बनता, और अगर मैंने तुझको संवारी ना होती तो बेटी से माँ बनकर नारी ना होती। रहीम के दोहे नहीं होते, कबीर की साखियां नहीं होती, अगर ये बेटियां ना होती घरों में तो कलाइयों में राखियां नहीं होती। ये उसका सार है पहले का, और बाकी वो कविता बहुत लंबी है, कम से कम 8। कभी जैसे अभी 21वीं सदी चल रही है, हाँ, अभी 2025 चल रहा है, आज का जनरेशन पूरा बदल चुका है, पूरी दुनिया बदल चुकी है। हम कीपैड के मोबाइल से एंड्रॉइड पे आ गए, एंड्रॉइड से अब स्लाइड पे अभी हवा में जाने वाले। तो कभी ऐसा लगा कि कविता का प्रारूप चेंज हो गया है, बदल गया है बहुत ज्यादा, कि पहले कलाकार सिर्फ लिखता था लोगों को सुनाने के लिए, लेकिन आज लिखता है पैसा कमाने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी ऐसा लगा? हाँ नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है, क्योंकि अब वो संस्कार वाली बातें अब तो थोड़ा पीछे चले गई हैं, कि अगर एक कवि, जैसे उस समय दिनकर जी पढ़ते थे, महादेवी वर्मा जी ने लिखा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा, कबीरदास जी ने लिखा हैं, अपने ये चक्रधर जी, अभी जो नए इसमें थोड़ा सा युग में चक्रधर आए, चक्रधर जी हैं, इन्होंने जो लिखा, तो ये भाव प्रधान कविता समाज के हित के लिए होती थी और सुनने लायक भी होती थी। अब तो थोड़ा सा अलग हो गया है पैटर्न। अभी अब लड़कियों के ऊपर तंज कसा जाता है, लड़कियों के ऊपर कुछ बोला जाता है ज़्यादा। मंच से भी, मतलब मंच पे भी अभी मंची ये गरिमा में थोड़ा सा कमी ये आई है कि मंच पे पहले बड़ी शालीनता से किसी कवित्री को रखा जाता था हैं, और आज तो वो कवित्री भी संचालक के साथ में नोक-झोंक करना शुरू कर दी, तो कुछ अलग हट करके हो गया है ये। अब वो कवि सम्मेलन तो नहीं, मनोरंजन सम्मेलन समझो इस बात को। अच्छा। हाँ, और कवि सम्मेलन एक अलग सम्मेलन होता था, मनोरंजन अब सिर्फ जो सामने श्रोता बैठे हैं, अगर कोई शेर पढ़ दिया उसने कवित्री के ऊपर तो कवित्री उसको जवाब देगी, उसी में मजा ले रहे हैं। ये नया पैटर्न शुरू हो गया, वो दुय्यम शायरी जैसे अपन गांव खेड़े में जो दुय्यम शायरी होती है, इस तरीके से, और वो उसका रसास्वादन कर रहे हैं श्रोता लोग, ताली बजा करके, हा हा ई करके हैं, और कविता इस तरफ जा रही है। हम मगर कुछ लोग और हैं जो कविता को अभी बचाए रखे हैं, जिंदा रखे हैं, कुमार जी हैं, हमारे समर साहब हैं, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अभी, कुछ नए लड़के भी बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया लिख रहे हैं अभी, तो श्रेय जाता है उनको भी। और बाकी ज़्यादातर जो आ रहा है अभी कवि सम्मेलन का कल्चर, वो मंच पे मनोरंजन का कल्चर आ रहा है। कभी राहत इंदौरी साहब से जो बहुत 3-4 साल पहले की बात है, वारासिवनी में ही एक कार्यक्रम था, राहत जी को आना था जी। राहत जी का एक्सीडेंट हो गया घर में ही, बाथरूम में पैर फिसल गया, तो उनने फिर उसका वीडियो भी भेजे थे। तो मैं मतलब मेरे तकदीर में नहीं थे वो उस दिन मेरे लिए। अच्छा। तो मैं उस दिन थान खमरिया में था, मतलब चांपा जिले में था। अच्छा। तो वो भी नहीं आ पाए,
तो संयोग नहीं बना, नहीं तो मुलाकात तो होती। अगर वाराणसी में मैं रहता तो ज़रूर उनके साथ में काव्य पाठ करता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो जैसे आपने अभी तक इतने बड़े बड़े मंचों पर गए हैं, वाहवाही बटोरी है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको वो सफलता मिल गई जो आप पाना चाहते थे, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं अधूरा है सब कुछ? है अधूरा। ऐसा लगता है कि कुछ अभी अब मंचों पे अपन ने जो पढ़ लिए है, आप उसको 10 मंचों पे पढ़ो, हैं? 10 मंचों पे पढ़ लिया आपने उसको, जो श्रोता ने सुन लिया, उसी के 20 किलोमीटर बाद जाकर के आप उसको सुना रहे, और वो श्रोता वहाँ पे है तो वो आपको उधर से बोलेगा भैया कुछ नया सुना, कुछ नया सुना। तो कुछ नया होते रहना चाहिए मंच पे अब, और नया करने की लालसा रहती है आदमी में। हाँ, नया करने की, क्योंकि मैं पहले तो गंभीर विषय पे लिखता था, अभी हास्य व्यंग का कवि हूँ, तो मैं कहीं से भी निकालने की कोशिश करते रहता हूँ। चलते हुए कोई दिख जाए ऐसा कि यार नहीं वहाँ से हास्य निकल रहा है, तो वो हास्य निकालने की मेरी, अभी हमारे यहाँ पत्नी की तबीयत खराब हुई थी, तो मैं उसको गोंदिया लेकर के जा रहा था। अच्छा। तो ट्रेन में बिठाया, देखो कैसा कहाँ से हाथ से निकल जाता है। ट्रेन में बिठाया उसे मैंने, और ट्रेन चली तो एक महिला हमारी सामने वाली सीट पे आके बैठी। अच्छा। अब उसने सीट पे बैठी तो तुरंत एक मांगने वाला उसके पास में चले गया। मांगने वाला चले गया तो वो लंगड़ाते हुए, सिक्का उछालते हुए, वो दूसरे गीत पे मांग रहा है उससे। अच्छा। हाँ, वो गीत भी कौन सा गा रहा है, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा है। वो परेशान हो रही है बेचारी, अब वो नहीं दे पा रही है। और बिल्कुल सच्ची घटना है, मैं सत्य घटनाओं से हाथ से निकालना मेरी आदत है। सच्ची घटनाओं पे आधारित है दोस्तों ये किस्सा जो आप बिल्कुल। तो मैंने बोला यार ये तो गजब, यहाँ तो हाथ से हो जाएगा यार। अब वो चले गया, उसने नहीं दी है। मैंने बोला वो आपसे कौन से गीत पे मांग रहा था? जी वो गाना तो ऐसे ही गा रहा था, बोले जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा है। तो मैंने बोला वो ये बोल रहा था कि अगर इस जन्म में पैसे नहीं दी तुमने तो लूंगा जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा है। मैंने वहाँ से हाथ से निकाल लिया, वो मेरा एक टिप्पणी बन गई, और आज वो अभी मंचों पे बहुत वायरल है वो टिप्पणी। सुनना चाहेंगे हम एक बार वो। नहीं वही टिप्पणी है जैसे मैंने आपको सुनाया। अच्छा, वो 2 लाइन की वो 2 लाइन की एक टिप्पणी हुई वो। जैसे वो देखा कि कुंभ के मेले में, अभी प्रयागराज का अभी हुआ, कुंभ के मेले में लाखों की भीड़ में हाथ से निकालना बड़ा मुश्किल, वो तो आध्यात्म है, वहाँ से हाथ से कैसे निकला जाए। मैंने विचार आया ऐसा कि पूरे कुंभ के मेले में एक 100 kg की आंटी चले जा रही, अच्छा, 100 किलो की आंटी, उसके पीछे एक कुत्ता, अच्छा, और कुत्ते की संकल पकड़ करके अंकल चल रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा झकास यहाँ तो हाथ से पैदा हो रहा है यार। अपन अंकल के पास गए, हमने कहा अंकल जी नमस्ते, बोले नमस्ते। हमने कहा अंकल ये कुत्ता, बोले घुमाने के लिए। और हमने कहा आंटी, बोले रास्ता बनाने के लिए। तो हाथ से ऐसे निकल जाता है बिल्कुल। अच्छा, हाँ। आपको कभी ऐसा लगा कि समाज प्रतिभा को नहीं पहचान को मोहताज ज्यादा देता है? प्रतिभा होगी तो ही आपकी पहचान है, और नहीं तो हम रेडिएटर ही बनाते रह जाते हैं अभी तक के। अब ईश्वर ने वो प्रतिभा दिया पहले कि आपको कुछ लिखना भी है, तो वो प्रतिभा अपने में आई, तब वो पहचान बनी, है ना। और वो पहचान के हिसाब से क्या है, समाज तो जैसे मैं जिस वहाँ से आता हूँ, हैं, वहाँ उनको कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से। वो वाराणसी वाले हैं, अंतु झकास जी हैं, उनने अपनी सरनेम छोड़ दिए, मगर वो झकास मेरी पहचान है। और झकास आपकी पहचान है, उससे आपको हाँ जाना जा रहा है, स्टेज पे भी और समाज में भी, कि बोले वो झकास जी आ रहे हैं, या वो अंतु झकास आ रहा है, जो अपने हम उम्र का रहेगा वो। तो यहाँ तक कि मेरे समधी भी बोलते हैं, अच्छा, और झकास जी क्या चल रहा है। तो प्रतिभा से पहचान है। हाँ, अगर आपके पास प्रतिभा है तो आप, मगर प्रतिभा भी अभी क्या है कि बहुत सारे प्रतिभाएं हैं अपने यहाँ। हमारे एक मित्र हैं आनंद राव आनंद जी,
यहीं के वाराणसी वाराणसी उन्हीं के हैं। अच्छा। इतनी अच्छी प्रतिभा है, इतना अच्छा व्यंग लिखते हैं वो हैं। कभी अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि कभी उनका इंटरव्यू लेकर के उनसे कविताएं सुनना, तो इतनी अच्छी कविताएं। मगर क्या है, वो अभी काम के इसमें बोलो या फिर मंचों पे ज़्यादा नहीं जाने से बोलो, अभी उनकी प्रतिभा जो है दबी हुई है। जिस दिन मंच मिलना शुरू हो गए उस दिन उनकी भी एक पहचान होगी। आनंदराव मेश्राम, आनंदराव, आनंद के नाम से लिखा जाएगा फिर उनको। तो ये मैं चाहता हूँ कि नई प्रतिभा भी जन्म लेना चाहिए और उनको रोकना नहीं चाहिए कभी। लिखें, चाहे लिखें कविता जैसी, मगर उनको सुनना चाहिए। मैंने कभी लिखा था कि प्रार्थना कर लूँ पल में समंदर, ऐसी मुझको प्यास नहीं है, और कर लूँ कैद कैसे किरणों को, मुट्ठी भर आकाश नहीं है। क्या बात है। तो वो किरणें हैं, वो प्रज्वलित होना चाहती हैं बाहर हैं, अपना मतलब प्रकाश फैलाना चाहती हैं। उनको नहीं रोकना चाहिए। उन्हें किसी भी स्तर पे, छोटा मंच हो बड़ा मंच हो, उन्हें लाओ, बिठाओ और उनके विचार सुनो, उनके जो उद्गार हैं वो सुनो। तो नए कवियों को बिल्कुल मंच पे आना चाहिए हैं। और नहीं तो कई लोग हैं अभी जो एक प्रकार से ठेकेदारी चल रही है, 10-15 मंचों का बिल्कुल वो करते रहते हैं। उसमें अपनों वो बोले बंदर बाटे रेवड़ी और अपनों को ही दे, ये काम भी चलता है। कविता के मंच पे अभी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होने लगी है अब, ऐसा है। तो आज के समाज का युवा अगर ये चाहे कि अगर वो कुछ कर रहा है, मान के चलो कोई पढ़ाई कर रहा है और वो एक कवि बनना चाहता है और उसका ड्रीम है कि मैं कुमार विश्वास जैसे कवि बनूं, तो क्या आज की स्थिति में ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल भाई, जमाना तो प्रतिस्पर्धा का है पूरा, कोई भी क्षेत्र में हो। साहित्य के क्षेत्र में प्रतिभा मतलब प्रतिस्पर्धा करना, उसके पहले साहित्य को पढ़ो। उनने जितना भी पढ़े होंगे उससे ज़्यादा आप पढ़ो, बिल्कुल, और पढ़ो और वहाँ से फिर कुछ नया निकालो और फिर उसको प्रदर्शित करो लोगों के सामने, मंचों पे हैं। लगेगा कि आपने कुमार से ज़्यादा अच्छा किए हैं, तो कुमार से ज़्यादा आपकी TRP बढ़ेगी, है क्या नहीं? जैसे कुमार साहब अभी जो कर रहे हैं कि कविता के क्षेत्र में तो उनका कोई सानी नहीं है, मगर वो कथावाचक भी कर रहे हैं। तो वो पढ़ रहे हैं, इतिहास को खंगाल रहे हैं। और उनका माइंड तो इतना वो है कि अब वो मेरे ख्याल से उसका वो बीमा होना चाहिए मस्तिष्क का, कि जैसे भी उनने कुछ पढ़े उनको त्वरित याद हो जाता है ना। वो बिगड़ देखे पढ़ते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कहानियाँ, बड़ी बड़ी राम कथाएं वो मंच से तो ऐसे ही बिना रुके पढ़ लेते हैं। तो उनकी स्टडी है वो, इतिहास में, धर्म ग्रंथ पे हैं, उनकी स्टडी है, वो स्टडी करते हैं। चाहते तो हम भी उनसे ज़्यादा बड़े हो जाते, पर हमारे को तो रेडिएटर का भी काम करना है, परिवार भी देखना है ना। तो ये है भैया, जब तक कि आप स्टडी नहीं करोगे आप उनसे बड़े नहीं बन सकते। तो यानी कहने का मतलब ये है कि कुमार विश्वास या फिर कोई भी और व्यक्ति रखूं मैं, तो उनसे आगे निकलने के लिए हमको और समय चाहिए कि परिवार की थोड़ी जिम्मेदारियां हमसे छूट जाए, थोड़ी अपनी जिम्मेदारियां छूट जाए, तो हम उस तरफ फोकस लगा के उस चीज को और बेहतर कर सकते हैं। यानी आम जनमानस अगर आज जीवन में कुछ करना चाहता है तो सबसे बड़ी चीज यही है उसको रोकने वाली, और वो इन चीजों से अगर ऊपर उठ जाता है तो वो कुमार विश्वास बन जाता है। लेकिन संघर्ष तो वहाँ भी है। जैसे हम मनोज मुंतशिर की बात करें जो आज कहानियां लिखते हैं, फिल्में लिखते हैं, आप भी जानते होंगे, गाने लिखते हैं, तो उनका जीवन भी बड़ा संघर्षशील रहा कि वो जब मुंबई गए थे, मैंने एक इंटरव्यू उनका देखा था कि वो जब मुंबई गए थे तो घर वो नहीं चलाया करते थे, उनकी जो वाइफ है वो उनकी मदद किया करती थी घर चलाने में, सरवाइव करने में, और वो
अपना एक अलग व्यक्तित्व बनाने में जुड़ गए थे। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा अगर हर समाज के युवा के साथ होना अगर चालू हो जाए, उसे बैक सपोर्ट सिस्टम मिलना चालू हो बिल्कुल जाए, बिल्कुल बिल्कुल। तो शायद वो अपनी फील्ड का राजा हो सकता है। ऐसा आपका भी सोचना है? बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसा ही है। मगर अभी भैया सिर्फ कवि ही बनना, कवि ही बनना है तो आप तो चार शब्द इधर उधर से लेकर के कविता पढ़ लो, पर इसमें आपका भविष्य तय नहीं है। तय नहीं है। इसमें आपका भविष्य तय नहीं है। अगर युवा रचनाकारों से भी ये बोलूँगा मैं कि आप अगर रचना कर रहे हैं मगर आप इसको भविष्य बना करके चलेंगे तो ये भविष्य नहीं है आपका। आपको काम करना ही पड़ेगा, नौकरी करना ही पड़ेगा, जॉब ढूंढना ही पड़ेगा। ये पार्ट टाइम आप अपना मतलब अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए शब्दों के साथ अटखेलियां कर सकते हैं, अपने कलाकार को जिंदा रखने के लिए, अंदर के कलाकार को जिंदा। बाकी अगर व्यवसाय के दृष्टि से देखा जाए तो आप नहीं कर पाओगे उतना है, क्योंकि शब्द तो बिना मोल के हैं, शब्द व्यावसायिक नहीं होते हैं, है कि नहीं। आपने लिखे हैं अगर समाज को दर्श दिखाने के लिए, और आप अगर उसको एक वो पेशा बना के चलोगे तो फिर नहीं होगा। और जो अभी चल भी रहे हैं तो उनका त्याग है, पहले का त्याग है। वो उतना त्याग कर चुके हैं तब जाके आज वो, क्योंकि अब ये जमाना दूसरा आ गया, डिजिटल युग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इससे तो ये मत देखो कि इससे हमको कुछ फायदा होने वाला है, मगर आप अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, और अगर आप लिख रहे हैं तो आप अपनी संतुष्टि के लिए लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। बाकी मंच भी अगर आप में प्रतिभा है तो आप आगे बढ़ोगे उसमें। जैसे आपने इतना सारा काम किया है अपनी फील्ड में, कवि की फील्ड में, तो मुझे एक ये बात जानना था कि अगर मैं कविता अपनी छपवाना चाहूँ, मैं एक कविता लिखता हूँ और उसे छपवाना चाहूँ या कहीं दिखाना चाहूँ, तो कौन सा रास्ता मेरे लिए सही रहेगा? क्या मुझे पेपर के पास जाना चाहिए कि आप मेरी कविता छाप दो? नहीं, वो पेपर तो अब ऐसा हो गया कि पेपर में खुद ही एक कॉलम आता है कि आपकी स्वरचित रचना भेजो, मगर पेपर में छपना भी अपने आप में बहुत बड़ा वो हो जाता है, क्योंकि जो साहित्य प्रेमी लोग हैं वो पढ़ते हैं उसको। एक पन्ना निकलता है अपने जबलपुर एक्सप्रेस का, दैनिक भास्कर का, कुछ ऐसा साप्ताहिक पन्ना निकलता है जिसमें कविताएं आती है, लोग पढ़ते हैं। मैं भी छपा हूँ उसमें। पहले मैं छोटे छोटे कॉलम में छपता था, उसके बाद नवभारत में कम से कम 2017-18 बोलो आप, हैं, तो नवभारत में भी हम छपे हैं। और साप्ताहिक स्तंभ फुलझड़ी दैनिक भास्कर में छपे हैं, हैं। लोकरंग, लोकमत समाचार नागपुर से जो निकलता है बहुत बड़ा समाचार माना जाता है, तो वो उसमें भी हमारी कविताएं आई है। तो ये उस समय का ट्रेंड था। अच्छा। ये उस समय का, और अब तो सीधे पब्लिश आप मोबाइल पे ऐड करके डाल सकते हो, है क्या नहीं? बिल्कुल। तो अब वो पत्रकारिता में छपना मतलब ये है कि गिने चुने लोग ही पढ़ रहे हैं। अब हाथ में मोबाइल है, आपने मोबाइल पे रील बना करके डाल दिए हैं। अगर तुरंत हाईलाइट होना है तो कुछ ऐसा करो कि रील आ जाए मोबाइल पे और वो आप हाईलाइट हो जाओ, जैसे ये बजाने वाला हाईलाइट है राजू भाई। हम इतनी मेहनत करके जद्दोजहद करके 60-65 अभी तक की उम्र में, 58 साल की उम्र में हमने ढंग की कोई कविताएं जो भी लिखे होंगे तो 60-65 कविताएं हुई हैं, यानी 2000 से लेकर के इतने दिन में। अब वो आदमी सिर्फ टिपली में मशहूर हो गया है। तो ये होता है, अब बात तो डिजिटल का ज़माना है, आप लिखो कविताएं तो आप भी सफलता को नसीब के दायरे में रखकर मानते हैं कि नसीब होना चाहिए तब सफलता नहीं, नसीब नहीं, मेहनत होना चाहिए। मेहनत होना चाहिए। आपका लगन होना चाहिए उस क्षेत्र में, हैं, तो आप अच्छा करोगे तो बढ़ते रहोगे बिल्कुल। और एक बार अगर बढ़ गए तो फिर आपका तो नाम चल गया तो फिर वो चलेगा ही बिल्कुल। हाँ। तो अंतु झकास जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं आपसे कि
मंच पे बोली गई ऐसी कौन सी कविताएं थी जिससे आपको ज्यादा उद्घोषण मिला, ज्यादा तालियां बजी? ऐसी कौन सी कविताएं थी आपकी? कविताएं में तो क्या है कि अब मेरे तखल्लुस के हिसाब से कि मैं झकास, एक तो पहले ही श्रोता बैठे रहते हैं, बोले वो अंतु झकास कवि हैं, अब झकास हैं तो झकास कविता सुनाएंगे। तो मैं शुरू वहाँ से ही करता था कि जुस्तजू तुमसे थी मिलने की कई सालों से, जुस्तजू तुमसे थी मिलने की कई सालों से, तुमसे मिलना सुखद एहसास नज़र आता है, और दूर से देखने में क्या खास नज़र आता है, पास आकर देखो तब झकास नज़र आता है। क्या बात है। तो वो लाइन मैं कभी जाता हूँ कहीं दूसरे मंचों पे, अब कहीं बाहर जैसे चले गए जहाँ अपन एक बार कर चुके हैं कार्यक्रम, तो बोलते कि झकास जी वो आपकी पंक्तियाँ बहुत अच्छी लगती, दूर से देखने में क्या खास नज़र आता है, पास आकर देखो तब झकास नज़र आता है। तो इस लाइन के प्रेमी बहुत हैं मेरे, जिन्होंने मेरे को हाईलाइट किया है। और कविताएं तो ऐसे ही साफ होते रहती है ना, चलते चलते कविताएं, आप सफ़र में हो, सफ़र में कविताएं निकल जाती है। तो एक दिन ऐसे ही मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, ट्रेन में बैठा हुआ था, तो वो आगे अब कवि होना भी कभी कभी बड़ा ये हो जाता है, बड़ी बातें ऐसी हो जाती है, पेचीदा बातें हो जाती है। तो ऐसे ही बैठा हुआ था मैं, अब वो बोलते हैं मंच पे कि ताली बजाओ ताली बजाओ। मैंने कहा मैं तो कोई ताली वाली मांगता नहीं भाई साहब, मेरे साथ एक घटना घट चुकी है। आओ, मैं ऐसे ही बोगी में बैठा हुआ था, मेरी ट्रेन में आ गया मेरे पास बोगी में एक ताली बजाते हुए किन्नर हैं, बोले चिकने दे 10 हैं। और मैंने बोला मैं कवि हूँ, तो बोले फिर ले 10 हैं। तो मैंने कहा यार इसलिए मैं ताली नहीं मांग रहा, कवि की भी फजीयत हो जाती है कभी कभी। तो ऐसे छोटे छोटे हाथ से हो जाते हैं, सफ़र में रहो तो हैं। हमारा अब वो कोरोना काल का समय था, हैं, कोरोना काल के समय में हमारा मित्र, हम नागपुर चले गए, तो हमारा मित्र हमसे बहुत दिनों बाद मिला। कभी कभी हाथ से ऐसा भी हो जाता है, लोगों को सहन भी होता है, नहीं सहन भी होता है, मगर उसमें हास्य का पुट होता है। तो हमारा मित्र हमसे बहुत दिनों बाद मिला, देखकर चेहरा खिला, किंतु उसकी पत्नी और बच्चों की लंबी लाइन देखकर अपना दिमाग हिला। अच्छा। मैंने कहा क्यों रे श्यामलाल, कोरोना काल में तूने बच्चों की फौज खड़ी कर दी? तो उसने मुझसे धीरे से कहा, क्या बताऊं झकास, भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है। तो मैंने कहा नालायक, तू बार बार एग्ज़ाम क्यों दे रहा है? तो ये ऐसा भी हो जाता है, ये सब मंची टोटके हैं। और कविता सुनाने के पहले ये सब करना पड़ता है कि रोज़ न्याही पे सर रखते हैं, हम लोहार हैं, पत्थर का जिगर रखते हैं। अरे वाह, क्या बात। अब एक दिन एक पड़ोसन ने सुन ली ये शेर मेरा, वो मेरे पास दौड़े दौड़े आई, बोले झकास जी मुझे आपका जिगर चाहिए। मैंने कहा बोले झकास जी मुझे आपका जिगर चाहिए। मैंने कहा मेरे जिगर का क्या करोगी? बोले मैं उस पर करवा चौथ का नारियल फोड़ूंगी। हमने कहा कि दिल हमारा लोहे का, पत्थर का जिगर है, जिसका ना टूटने ना फूटने का डर है। अरे तू भी शर्मो हया के सारे बंधन तोड़ डाल, और मेरे पत्थर जैसे जिगर पे अपने करवा चौथ का नारियल फोड़ डाल। ये सब टोटके मंचों पे चलाना पड़ता है, और वो उसी से हो जाता है मनोरंजन, लोगों का आनंद आ जाता है। तो अभी जैसे 2025 चल रहा है, तो इस अभी जनवरी से लेके जैसे जुलाई का महीना चल रहा है, तो अभी कोई आपका प्रोग्राम हुआ है? नहीं, अभी बारिश में नहीं हुआ है कार्यक्रम। नहीं, जनवरी से लेके अभी तक? जनवरी से लेकर के तो बहुत सारे कार्यक्रम किया हूँ मैंने अभी। हाँ, मैं मथुरा भी गया, और बाद में फिर छोटे छोटे कार्यक्रम इधर के बैतूल ज़िले के हो गए, भोपाल का भी किया एक। कार्यक्रमों में निरंतरता बनी हुई है एकदम, ऐसा नहीं कि अपन कार्यक्रम महीने में एक आध बार कहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं। बारिश की वजह से अभी कार्यक्रम अभी तो बंद है। हो रहे हैं बाहर, मगर वो बंद कम हॉल वगैरह में, ऑडिटोरियम में हो रहे हैं। और ये सितंबर से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे गणेश उत्सव से,
अपना कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो आप गणेश उत्सव से जो है फिर हाँ निरंतर। हाँ। तो जैसे आपको बुलाया जाता है तो बड़ी इंटरमीडिएट एक अंदर वाली बात है, तो आपको क्या पे आउट किया जाता है फिर? ये तो जैसे अब दूरी के हिसाब से रहता है, और फिर दूरी के हिसाब से देखे अपन भोपाल तक के जाना है, अपने को काम भी छोड़ना है, 2 दिन अपने को आने जाने लग रहे हैं, तो आप अपना किराया जोड़ लो, प्लस उनका जो भी मानदेय वो दे दे अपने को, सम्मान राशि, वो तो 7-8 हज़ार 10 हज़ार तक के का ये टारगेट रहता है। फिर भी कलाकार सिर्फ सम्मान का भूखा होता है। तो नहीं तो किसी ने कहा था ना भाई कि विष के आगे सर झुका सम्मान में, वो मरुस्थल देगा या भूदान में। अरे वाह। तो जिंदगी एक फलसफे में कट गई, घर जला के हम रहे मैदान में। ये ऐसा हो जाता है। कौन मतलब अब क्या है, कवि अगर मंची है तो उसके लिए तो ये सफ़र बड़ा तकलीफ दे रहता है, और वो सफ़र के पैसे लेता है। बिल्कुल, हाँ, सफ़र में जाने के पैसे लेता है। जैसे अभी रिसेंटली एक घटना घटी है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे लोगों को धर्म पूछ के मार दिया गया। हाँ, तो उस पर कुछ लिखा है आपने? उसमें मैंने 2 पंक्ति कहा था कि हम जहाँ जाएंगे फतेह पाएंगे, यही हमारा वादा है। भारत के युवाओं के शक्ति परमाणु बम से ज़्यादा है। अरे वाह, क्या बात। और ये तो समय भी आ रहा है, अभी देखिए अभी युद्ध चल ही रहे हैं बाहर देशों में, हैं? हमारा देश तो धर्म प्रधान देश है, युद्ध करना नहीं चाहता है, मगर बाहर जब चल रहे हैं तब मुझे ऐसा लगता है कि तृतीय विश्व युद्ध शायद ना हो जाए। तृतीय, बिल्कुल। जैसे अभी इजराइल का चल रहा है, कहीं यूक्रेन का चल रहा है, कहीं रूस का चल रहा है, फिर उसमें अमेरिका इंटरप्ट कर रहा है, तब अभी हमारा भारत पाकिस्तान का भी हो गया है ना, घर में घुस करके मारे हैं, अब बेटियों ने मारे हैं। तो मैं तब लिखा था पंक्तियाँ अभी कुछ दिन पहले कि क्षण क्षण छिन छिन परिदृश्य बदलेगा, धरती यह बतलाती है, और अंबर को छूने की क्षुधा भी बलवत होते जाती है, और काल भैरव काल चक्र को धुरी पर उल्टा घुमा रहा है, हैं? अब ये ऐसे युद्धों से लगता तृतीय विश्व युद्ध आ रहा है। अंतुजगार जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इतने सालों की जर्नी रही आपकी एक कवि की, और आज भी आप बाहर प्रोग्राम करने जाते हैं, हजारों की भीड़ देखते हैं, तो कैसा फील होता है आपको अंदर से? कैसा लगता है कि आपको सुनने आए हैं, वो हजारों की भीड़ आपको सुनने आई है, तो आपको अंदर से कैसा लगता है? बिल्कुल, वो कई लोग मेरे को बाद में कार्यक्रम के बाद मिलते भी हैं और बोलते हैं कि साहब हम आपको सुनने आए थे, क्योंकि हमने आपको वहाँ भी सुना है और हमको अच्छा लगता है। तो तब ऐसा लगता है आदमी को कि यार उनने वहाँ सुन चुके हैं मुझे और यहाँ भी सुनने आए हैं। अच्छा है? तो हम कुछ अच्छा ही उनको दें, हैं? ताकि वो एक जो उनका जो प्रेम स्नेह बना हुआ है एक कवि के लिए, वो बना रहे, और तो उसके लिए उनका जो एंटरटेनमेंट है अपने को अच्छे से उससे डबल करना पड़ता है। यानी कलाकार के ऊपर एक ऐसी बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि अपने दर्शकों को कुछ नया देना जरूरी रहता है, कि अगर जो सुन लिए हैं उनने पिछली जगह पे, अब वो आकर के फिर हमें सुन रहे तो बाद में तो बोलेंगे यार अंतु भाई वो तो तुमने आप वो ही सुना दिए यार जो पिछली बार सुनाए थे। तो उसके लिए कुछ नया होते रहना चाहिए। तो और फिर नया क्या है, आजकल तो सब सब्जेक्ट मिलते हैं आजकल, बहुत सारी बातें हो रही है, टीवी पे देख लेते हैं कई लोग, हैं टीवी पे देख करके कविताएं लिखना शुरू कर देते हैं, वो मन के भाव नहीं रहते, हाँ, वो सिर्फ देख लिए कि बोले इसके ऊपर अपने को लिखना है और लिख लिया आपने, और टीवी पे जाकर के कवि युद्ध में चले गए या इसमें चले गए हैं और वो लिख करके दे दिए। तो वो त्वरित कविता बोलते हैं उसको, आंसू कवि। आंसू कवि जैसे अब आपको एक शीर्षक दे दिया गया, अच्छा है कि आपको अब युद्ध पे लिखना है, तो युद्ध के ऊपर वो शीर्षक के ऊपर आपको कविता लिखना है, वो मन के भाव नहीं, अब आपको लिखना ही है, 4 पंक्ति लिखना ही है, वो कहीं से भी लिखो आप। तो कवि बनने की इस यात्रा में, इस दिग्दर्शिका में
आपका आदर्श कौन रहा? प्रेमचंद जी को प्रेमचंद जी को आप पढ़ते थे? पढ़े। अच्छा। उसके बाद मैंने जब व्यंग लिखना शुरू किया तो मैंने हरिशंकर परसाई जी को पढ़ा। अच्छा। उनके व्यंग बहुत तीखे, तो उनके एक व्यंग से मैंने, उनकी बरोबर तो अपन कर नहीं सकते और उनकी लेखनी को प्रणाम करता हूँ मैं। मैंने एक व्यंग लिखा, पीक का पहाड़। पीक का पहाड़। पीक का पहाड़ व्यंग लिखा। वो व्यंग लेख है तो वो मस्तिष्क में रहेगा नहीं। तो उसमें एक पुलिस वाले की भी बात आई है? तो पुलिस वाले, 2 पुलिस वाले रहते हैं, तो वो दोनों का तबादला हो जाता है बहुत बड़ी सिटी में, ट्रांसफर हो जाता है। तो एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले से कहता है, कैसा भाई हैं, कैसे मोटे हो रहे हो हैं? तो वो बोलता है, यार भाई जब से उधर से इधर आया हूँ तो विटामिन आर की मात्रा बढ़ गई है। अच्छा, विटामिन आर की मात्रा बढ़ गई है। बोले तू कैसा सूख रहा है? बोले जब से इधर से उधर गया हूँ विटामिन आर की कमी हो गई है। अच्छा। तो वो जो आर शब्द है वो व्यंग है। तो दोस्तों ये आर शब्द का मतलब है रिश्वत। आप सीधे शब्दों में समझ सकते हैं, ठीक है। तो अंतु झकास जी अपनी कविता से ये एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। तो अंतु झकास जी, मैं ये दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल वी ऑफिशियल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं एक अदने से रचनाकार को आपने नहीं ये हमारे लिए अपने स्टूडियो में जगह दी। हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि आज आपके साथ हम बैठे हैं और इस तरह का वार्तालाप चल रहा है। जी। और मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आप हमारे जो मार्गदर्शक कवि लोग जो पहले रहे, आप उनको पढ़िए और उसके बाद में कुछ तुलना कीजिए अभी के नवरचनाकारों के साथ में कि ये रचना उन तक पहुंच रही है कि नहीं, हमारे हृदय को छू रही है कि नहीं है। तो और फिर उसका विश्लेषण करके आप उस कवि को प्रोत्साहित करें और उसको आगे बढ़ाने में, अगर आप उसको सुन रहे हैं तो उसको आगे बढ़ाने में योगदान प्रदान करें, और अगर अच्छा लिख रहा है तो आप उसे शाबाशी दें और अपना सहयोग प्रदान करें। तो एक छोटी सी बात ये भी पूछना चाहूँगा मैं, आपका कोई यूट्यूब चैनल वगैरह, इंस्टाग्राम पेज वगैरह अभी तक ऐसा खुद का बनाया है आपने? नहीं, खुद का नहीं है, मेरा खुद का नहीं है। बाकी मैंने बनाने की कोशिश किया था, पर एक बात तो, पहली बात तो ये है कि मेरी शिक्षा का स्तर उतना बड़ा नहीं रहा, तो मेरे को बहुत सारे फंडे जो हैं अभी के जो वो नहीं समझ, वो अपने को समझ में नहीं आते। मुझे तो फ़ोन आता है, फ़ोन उठाता हूँ, फेसबुक देख लेता हूँ, इंस्टाग्राम पे कौन रील कैसी बनाते ये मुझे नहीं मालूम। बाकी मैं अपना वीडियो पहले बनाता हूँ और फिर अपने फेसबुक पे डालता हूँ, रील बनाता हूँ, फेसबुक पे डालता हूँ, बस इतना ही कर सकता हूँ मैं। हाँ। तो दोस्तों ये थे आज हमारे साथ वी ऑफिशियल के पॉडकास्ट एपिसोड 4 में अंतु झकास जी, बालाघाट जिले की वारासुनी तहसील से। आपने इन्हें सुना, ये एक बहुत ही भावी कवि है जो आज हमारे मंच पर आए, अपने विचारों को साझा किया। हम बहुत बहुत इनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद भाई जी। तो ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए, ऐसी ही प्रतिभाओं को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप भी एक प्रतिभावान व्यक्ति है तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में, आप अपनी कलाकारी के बारे में इस वीडियो को देखकर क्या कहना चाहते हैं वो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। फिर मिलूंगा मैं बहुत जल्द विलास उरकुड़े वी ऑफिशियल के एपिसोड 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।